अस्सलाम वालेकुम डियर। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो हमने कैसे करने हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर पाते हैं खुद से, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको नहीं करवाए गए होते या डिफरेंट होते हैं, तो मैंने ये सोचा कि वो आपको करवा दिया जाए। डिस्पर्शन क्या है? राइट फ्रॉम द स्टार्ट, डिस्पर्शन क्या चीज है? आपको अगर ये स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही तो मेहरबानी फरमाएं अपनी किताबें खोल लीजिए, पेज नंबर है 192। क्वेश्चन नंबर 2, क्वार्टाइल डेविएशन आपके सिलेबस से निकल चुका, डिस्पर्शन आपको करवा दिया गया होगा। नंबर 3, द रेंज इज जनरली अ पुअर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एक्सप्लेन। रेंज जो है वो पुअर मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्यों है? इसलिए कि वो सिर्फ पहली और आखिरी वैल्यू को देखता है, सेंट्रल वैल्यू से नहीं देखता, तो उसमें आपकी पुअर मेजर ऑफ डिस्पर्शन आती है। डिफाइन द रेंज फॉर द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा की रेंज आपको सर ने बताई हुई होगी, इसी मैंने भी क्लास में बताई हुई है कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास को आप एक्स एम लेंगे और जो लोएस्ट लोअर क्लास बाउंड्री है लोएस्ट क्लास की, उसे आप एक्स नॉट लेंगे, तो आपके पास रेंज आएगी ग्रुप डाटा की। जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिफाइन द मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन and would be used for a set of data for the quartile deviation as known as। इसमें quartile deviation आपके सिलेबस से चूंकि निकल चुकी है, इसलिए इसको रहने दीजिए। आगे आता है frequency distribution that approximately normal has the semi interquartile range, ये भी निकल चुकी आपके सिलेबस से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। By adding 5 to each of these numbers in a set, इन सेट्स में 5 ऐड कर दिया जाए तो we obtain a set 8 this. Show that the two sets have the same standard deviations but the different means। आपने इन वैल्यूज को x ले लेना है और इन वैल्यूज को x प्लस 5y ले लेना है। दोनों का मीन निकालेंगे, दोनों का वेरिएंस निकालेंगे, दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। y का मीन यानी y बार x बार प्लस 5 के इक्वल आएगा। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराए थे x बार प्लस 10 के हवाले से था पिछले चैप्टर में, या यहाँ भी एक सवाल मौजूद है आपकी एक्सरसाइज में, y बार इज इक्वल टू x प्लस 20, x बार प्लस 20 आता है, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी बिल्कुल सेम आएंगी। और उसकी वजह ये पूछता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आने की वजह क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आने की वजह ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हैज नॉट बीन अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, सॉरी चेंज ऑफ ओरिजिन। क्योंकि यहाँ ऐड कर रहे हैं 5, तो इट्स चेंज ऑफ ओरिजिन। We move on to the next question. Define the absolute dispersion करवाई जा चुकी, what is the relative dispersion करवाई जा चुकी, define the coefficient of variation। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज, ये नहीं लिखेंगे आप, ये उसका फार्मूला है, आपने उसको वर्डिंग में लिखना है। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ परसेंटेज रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की रेशियो है, लेकिन क्या चीज है? परसेंटेज रेशियो है, सो दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर वो व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो यूज होता है एज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन टू कंपेयर द डिस्पर्शन इन द टू और मोर डाटा सेट्स। ये यही चीज यहाँ लिखी हुई है। द स्मॉलर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन द मोर कंसिस्टेंट द परफॉर्मेंस और डाटा इज। जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छोटा होगा उतनी आपकी डाटा कंसिस्टेंट होगा। जिस डाटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो, सॉरी उसके अंदर रिलेटिव डिस्पर्शन जो है वो ज्यादा होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट मोमेंट। मोमेंट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। नंबर 13, सिलेबस का हिस्सा नहीं है मोमेंट्स। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14, the scores obtained by 5 students on a set of examination papers are this. These scores are changed by 10 points to all the scores, adding 10 points to all the scores। अब यहां पर ये सवाल जो मीन वाला आपके पास चैप्टर था, चैप्टर 3, उसमें ये सवाल मौजूद है।
वहां पर 10-10 पॉइंट ऐड करके हमने y बनाया था और फिर 10% ऐड करके हमने उसका z बनाया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको y और z बनाएंगे और उनके मीन और उनके वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो मीन और वेरिएंस एडिंग 10 पॉइंट करने से वेरिएंस भी नहीं चेंज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज नहीं होगी। हाँ, मीन चेंज हो जाएगा, मीन वुड बी इंक्रीज बाय 10, यानी y बार आपका x बार, y अगर आपने x प्लस 10 लिया हुआ है तो आपका y बार x बार प्लस 10 के इक्वल आएगा। लेकिन वेरिएंस ऑफ y वेरिएंस ऑफ x प्लस 10 के इक्वल ही होगा, विच इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। सो वेरिएंस ऑफ y और वेरिएंस ऑफ x इक्वल आएंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी इक्वल आएंगे। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है कि चेंज ऑफ ओरिजिन से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इफेक्ट नहीं होते। दूसरा केस आ जाइए, जब वैल्यूज 10% बढ़ जाती हैं। जब वैल्यूज 10% बढ़ जाती हैं तो आपकी जो पहली वैल्यू थी 70 वो 77 हो गई, दूसरी वैल्यू थी 50 वो 55 हो गई, तीसरी वैल्यू थी 60 वो 66 हो गई, एंड सो ऑन। By calculating the standard deviation of both the sets, we find that the standard deviation of the change set is increased by 10%. Is increased by 10% कैसे? ये मैंने आपको करवाया था कि अगर आप 10% इंक्रीज के साथ वेरिएबल ले लेते हैं तो z is x plus 10% of x आएगा, which is equal to 1.1 into x। तो वेरिएबल बनता है z is equal to 1.1 into x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को 10% इंक्रीज करेंगे तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z बन जाएगी। ये क्लास में करवाया जा चुका हुआ इस तरह का सवाल 20% के हवाले से या 20 पॉइंट ऐड करने के हवाले से मैंने करवाया भी हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ सीरीज कंप्राइजेस ऑफ 50 वैल्यूज ईच इक्वल टू 5। एक सीरीज है उसमें 50 वैल्यूज हैं और सारी की सारी हमारी क्या है, वैल्यूज 5 के इक्वल हैं। व्हाट विल बी द एवरेज एंड डिस्पर्शन ऑफ द सीरीज। देखिए, मीन की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी कि हर वैल्यू कांस्टेंट का मीन क्या होता है, वही कांस्टेंट होता है। यही उसने यहाँ किया, सम ऑफ 50 वैल्यूज इज 50 into 5 250। जब मीन निकालेगा तो 250 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर देगा, उसका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है। और दूसरे में वो कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन या डिस्पर्शन की मेजर क्या है। तो जब सारी वैल्यूज 5 के इक्वल हैं तो उनमें वेरिएशन है ही नहीं, और जब वेरिएशन है ही नहीं तो उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस होगा वो जीरो आएंगे। उसका वेरिएंस भी जीरो होगा और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी जीरो होगा, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की पहली प्रॉपर्टी ये थी कि वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज जीरो। यहां देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वुड बी द शेप एंड नेम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अब आपसे बात कर रहा है स्क्यूनेस के हवाले से। तो पहले पार्ट में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड है, द डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी सिमेट्रिकल। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड है तो पॉजिटिवली स्क्यूड। मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मॉड है तो नेगेटिवली स्क्यूड। चौथा हिस्सा आपके सिलेबस में नहीं है, क्वार्टाइल्स इन्वॉल्व हो गए, रहने दीजिए इसको। हम कहाँ पहुंचे थे, यहां पहुंचे थे। नंबर 17 बेटा, डिफाइन द मोमेंट रेशियोज, ये आपके सिलेबस में नहीं है। डिस्क्राइब द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में पहली चीज तो आएगी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, फिर दूसरा आएगा डिस्पर्शन क्या होती है, तीसरी आएगी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस के हवाले से, और चौथी आएगी कर्टोसिस के हवाले से, जो कि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो ये पहली 3 चीजें आप लिख सकते हैं, 4 चीजें लिखने की जरूरत नहीं आएगी। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में
जी, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें ये कहा गया द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स। आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, छोड़ दीजिए। ये शेफर्ड्स करेक्शन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, 20 में छोड़ दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है 20 वैल्यूज के हवाले से लेकर, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यूज विल बी what percentage of values will be between x bar plus minus 2s or x bar plus minus 3s और x bar plus minus s। तो ये x बार माइनस s और x बार प्लस s जो ये आखिरी इंटरवल दिया हुआ है, इसके अंदर आमतौर पर 68% वैल्यूज होती हैं। x बार प्लस माइनस और प्लस 2s के दरमियान 95% वैल्यूज होती हैं। और x बार, अब ये उसने पूछा हुआ है कि उससे कम कितनी है और उससे ज्यादा कितनी है, तो ये यहां से नहीं मैं समझा पाऊंगा, आपको ये डायग्राम के जरिए समझाना पड़ेगा। इसको फिलहाल रहने दीजिए, आप सिर्फ उसी इंटरवल की हद तक रहिए कि x बार प्लस माइनस s के अंदर हमारे पास 68% वैल्यूज होती हैं या 70%, x बार प्लस माइनस 2s के अंदर 95% वैल्यूज होती हैं, और x बार प्लस माइनस 3s के अंदर 100% वैल्यूज होती हैं, जो कि सारी की सारी होती है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, x बार आपके पास 10 है, वेरिएंस ऑफ x आपके पास 4 है। वो कहता है कि वे y बार फाइंड करके दे दीजिए और वेरिएंस ऑफ y बार फाइंड करके दे दीजिए, जबकि आपके पास y जो है वो 2x माइनस 1 हो, और दूसरे पार्ट में वो कहता है कि y इज इक्वल टू 1/3 इंटू 4 प्लस 3x। तो ये वही सवाल है जो आपको करवाया गया लॉन्ग क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, ये उसमें कोई चेंज नहीं है, ये यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है। पहले केस में 2x माइनस 1 के अंदर y बार 2 इंटू एक्स बार माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, 19 आएगा। वेरिएंस ऑफ y बार क्या हो जाएगा, 2 का स्केयर इंटू वेरिएंस ऑफ x यानी 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x, दैट वुड बी 16। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, ये 1/3 को उसने 4, तो 4/3 प्लस x बार लिख लिया उसने, तो y बार क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस x बार के इक्वल हो जाएगा। आप इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे कितनी, 10, तो ये 10 हो जाएगा, और ये 1.33 है तो 11.33 आ जाएगा। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ y जो है, इसको प्लस करने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4/3 प्लस x के इक्वल आ रहा है चूंकि, so that would variance of y would be equal to variance of x, which would be equal to 4। आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका किधर गया, कहाँ गई वैल्यूज, कहाँ गई वैल्यूज, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये जी यहां पर थे हम। क्वेश्चन नंबर 23, A child is born to Mrs. X every year for 7 consecutive years। Mrs. X के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है हर साल 7 साल तक लगातार, यानी हर साल उसके यहाँ एक बच्चे की विलादत होती है। कंप्यूट द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द चिल्ड्रन एज व्हेन द यंगेस्ट इज 1 ईयर ओल्ड। अब यहाँ आपने डाटा खुद बनाना है। अगर उसका सबसे छोटा बच्चा 1 साल का है तो x की पहली वैल्यू आपके पास आएगी 1, दूसरी वैल्यू आएगी 2, तीसरी वैल्यू आएगी 3, चौथी वैल्यू आएगी 4, और इसी तरह 7 वैल्यूज आपने x की लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपने पहले पार्ट में उसके बच्चों की एजेस लिख ली, जो उसके यंगेस्ट बच्चा अगर 1 साल का है। दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है, द यंगेस्ट इज 8 ईयर्स ओल्ड। जब यंगेस्ट 8 साल का अगर होगा तो फिर क्या सिचुएशन है, इसका आपको साफ सी मतलब बताया जा रहा है कि 8 से अब आपने वैल्यूज को शुरू करना है। अब जब आपने 8 से वैल्यूज को शुरू करना है तो 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 7 वैल्यूज आएंगी किसकी, व्हेन द यंगेस्ट इज 8 इयर्स ओल्ड। आप इसे वेरिएबल y कह लीजिए।
अब उसका सवाल क्या है, देखें दो डाटा सेट्स आपके पास आ गए। पहला सेट था 1 से लेके 7 तक वैल्यूज, दूसरा वैल्यूज का सेट था 8 से लेके 14 तक वैल्यूज। Why do the answers of 1 and 2 coincide? 1 और 2 के आंसर्स क्यों सेम होते हैं? ठीक है, अब 1 और 2 के आंसर्स किस चीज के मांग रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन मांग रहा है। तो अगर आपने गौर किया हो, तो अगर आपने पहले वेरिएबल को x लिया हुआ है, तो दूसरा वेरिएबल x प्लस 7 करके आ रहा है y। y किस तरीके से आ रहा है? x प्लस 7 करके आ रहा है। इट मीन्स दैट कि y जो है वो x प्लस 7 है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन चूंकि फर्क नहीं पड़ता वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, इसलिए दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगी। हाँ, मीन जो है वो 7 पॉइंट बढ़ जाएगा, मीन जो है वो 7 पॉइंट बढ़ जाएगा। किधर गया? ये देखिए बेटा जी, कहाँ पहुंचे थे हम? नहीं, यहाँ नहीं थे, यहाँ थे शायद। ये देखिए, when the youngest child is 1 year old, 1 2 3 4 5 6 7, पहले उसने मीन निकाल लिया, 4 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली, 2 आ गई। when the youngest is 8 years old, तो 8 से लेके 14 तक वैल्यूज आ गई। यहाँ भी वो मीन निकाल लेता है और यहाँ भी वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेता है। आपको जो शॉर्टकट फार्मूलाज बताए गए हैं आप उसी तरीके से निकालिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद गौर कीजिएगा यहाँ के मीन पे क्या फर्क पड़ रहा है। इसका मीन 4 था, मीन इसका 11 आ गया। एक्चुअली y जो है वो x प्लस 7 करके आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? y प्लस 7 करने के बाद x बार y बार इज इक्वल टू x बार प्लस 7 हो जाएगा, विच इज x बार 4 एंड 7 ऐड करेंगे तो y बार की वैल्यू 11 आ जाएगी। लेकिन आपने यहाँ से 4 और 11 अलहदा निकालने के बाद फिर उसे ये प्रूव करके देना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का आंसर 2 आ रहा है, बिल्कुल 2 ही आएगा। वो एक इसलिए होती हैं, यहां उसने रीजन लिखी है, देखिए। द एजेस ऑफ द टू सेट्स आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन y is equal to x plus 7. The standard deviation of 1 and 2 coincide because the standard deviation remains unaffected by the change of a constant. बल्कि change of origin कर लीजिए, या अगर आप कांस्टेंट का लफ्ज लिखना चाहते हैं तो यहां पर आप लफ्ज लिखेंगे अनअफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट, यानी किसी कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। द मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी ट्यूब्स ऑफ टू टाइप्स आपके पास आ रही हैं, ए एंड बी। The tubes have the respected mean lifetimes, x a बार उसने दे दिया और x b बार दे दिया। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a ट्यूब्स दे दी है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b ट्यूब्स दे दी है। Which tube has the greater absolute dispersion? ये सवाल कराया हुआ मैंने क्लास के अंदर। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन किसकी ज्यादा है? जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। और रिलेटिव डिस्पर्शन किसकी ज्यादा होगी? जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा, उसकी रिलेटिव डिस्पर्शन भी ज्यादा होगी। जी बेटा, यहां तक कोई मसला? I think it's enough for today. I'm going to end the class. You should have to remain with me just for the question and answers.